इस वीडियो में आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि क्यों कुछ लोग बार बार उन लोगों के पास ही जा रहे होते हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा रिजेक्ट करते हैं या बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं उनके लाइफ में। और ये किसी भी रिलेशनशिप में हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा होता है एक लविंग रिलेशनशिप में या एक रोमांटिक रिलेशनशिप में, जहाँ पर वो सामने वाला पर्सन उनको क्लियरली रिजेक्ट कर रहा होता है, क्लियरली इग्नोर कर रहा होता है, क्लियरली उन्हें टेक्स्ट और मैसेज से पूरा बता दिया होता है कि मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है। लेकिन ये पर्सन फिर भी उस पर्सन के पीछे बार बार कंटिन्यू बात करने की कोशिश करता है और इसी उम्मीद में होता है कि शायद सब कुछ अच्छा हो जाए। अगर आप भी ऐसा कुछ फील कर रहे हैं तो कैसे इस पैटर्न से हम निकल सकते हैं? बिकॉज ये लॉजिकली हमें समझ में आता है कि ये रिश्ता हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन इमोशनली हम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं उस पर्सन से और चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकल सकते। तो क्यों हम इस पैटर्न में फंस जाते हैं, इसकी मैं डिटेल क्लैरिटी आपको इस वीडियो में दूंगा। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज मैं देने वाला हूं आपको 3 क्लियर स्टेप्स जिसको आप फॉलो करके इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम है प्रेम सिंह और मैं आपकी ऐसे ही मदद करता हूँ आपके नेगेटिव इमोशंस को क्लैरिटी के साथ रिलीज करने में, सो अपने गोल को 10x फास्टर अचीव कर पाए। अब इस चीज़ को हम रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं, बिकॉज मेरे पास एक क्लाइंट आए थे फॉर द बैंगलोर, जहाँ पर उनकी बहुत अच्छी सैलरी थी, बहुत अच्छा स्टेटस था, बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी, हर चीज़ उनकी एकदम बेस्ट थी। लेकिन वो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रक फील कर रहे थे। हुआ ऐसा था कि उनके पार्टनर ने उनसे क्लियरली कम्युनिकेट कर दिया था कि मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है, आई डोंट वांट टू लिव विथ यू। बट स्टिल ये पर्सन उनको कंटिन्यूसली मैसेज कर रहे थे, कंटिन्यू टेक्स्ट कर रहे थे और अपने फ्रेंड्स एंड कनेक्शन से उससे बार बार कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। एंड जितना ही वो पर्सन को ये सारी चीज़ें पता चलती है, उनको टेक्स्ट आते, वो उनको ब्लॉक करते, उनको बहुत अब्यूज करते, बहुत बुरा भला बोलते। बट दिस पर्सन को ये सारी चीजें दिखते हुए भी वो चीज को समझ नहीं पा रहे थे और वही एक होप में थे कि शायद अगर मैं कुछ कोशिश करूं तो सारी चीजें ठीक हो जाएगी, शायद ये रिश्ता फिर से बेहतर हो जाएगा। एंड लाइक दिस पर्सन इज बेगिंग इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन कि प्लीज मेरे लाइफ में आ जाओ। और वो पर्सन इतना टॉक्सिक बिहेवियर कर रहा है, उन्होंने एक नया पार्टनर बना दिया है एंड दे आर डूइंग सो मेनी थिंग्स, बट स्टिल दिस पर्सन इज नॉट एबल टू मूव ऑन। पर्सन मूव ऑन नहीं कर पाते, उसके पीछे का रीजन है क्योंकि जैसे मान लेते हैं ये एक पर्सन है जो हमारे हैं, हमारे क्लाइंट है, और ये एक अनादर पर्सन है। ध्यान से समझना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये पर्सन हो क्या रहा है, करंट सिचुएशन ऑफ इस व्हाइट बोर्ड पे समझ रहे हैं। दिस पर्सन ने इनको क्लियरली रिजेक्ट कर दिया है कि आई डोंट वांट टू लिव विथ यू। यस और नो? अब ये पर्सन कोशिश करते जा रहे हैं कि शायद मैं टेक्स्ट कर दूं, शायद मैं कनेक्ट कर दूं तो ये सारी चीजें हो जाए। और जितना ये पर्सन को पता चल रहा है उतना ही ये दूर जा रहे हैं, दे डोंट वांट टू लिव। बट ये पर्सन क्यों इस चीज को छोड़ नहीं पा रहे हैं? इसका सिंपल सा रीजन ये होता है क्योंकि ये जो पर्सनालिटी है ना, जो ये पर्सनालिटी होती है, इनके कुछ ट्रेड्स होता है। क्योंकि ये पर्सन, जब हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं किसी के ऊपर, तो ये जो पर्सन की एक वैल्यू होती है वो होती है कि ये जो ट्रेड्स होते हैं वो होता है कि ये बहुत इमोशनल लोग होते हैं। ये पर्सन जो होंगे ना, अगर आप देखो जो इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे होंगे, ये बहुत ज्यादा इमोशनल लोग होते हैं। मतलब इनकी लाइफ एक इमोशंस के बेस पे चलती है, लॉजिक कम होता है लेकिन इमोशंस के बेस पे ज्यादा होते हैं। कि कभी भी छोटी चीज को लेकर खुश भी हो जाएगा, छोटी चीज को नाराज भी ले लेंगे। बहुत ज्यादा खुश, बहुत ज्यादा नाराज, ये बहुत इनका एक सिंपल सा पैटर्न होता है कि ये बहुत इमोशनल होंगे। ये लोग है ना बहुत सेंसिटिव भी होते हैं। मतलब अगर आप इनके बारे में कुछ भी गलत बोल दे, कुछ भी किसी ने जजमेंट पास कर दिया या किसी ने कुछ भी बोल दिया, तो इस चीज को लेकर ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। और वो कभी ये नहीं चाहते कि मेरी इमेज इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो कि मेरे बारे में कोई बुरा बोल रहा है। अगर किसी ने बोल दिया तो इनको बहुत परेशानी होती है, बहुत सेंसिटिवनेस आती है। तीसरी, अगर आप एक चीज देखो तो ये ना बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं। मतलब किसी ने भी कुछ चीज बोला या उनकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है तो ये हर चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए, बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करते हैं। एंड कोई भी चीज हो लेकिन बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। दिस इज द पर्सनैलिटी। सेल्फ वर्थ होती है ना, ये भी बहुत कम होती है। ये ऐसे लोग होते हैं जो चेंज होने से बहुत ज्यादा डरते हैं कि इनके लाइफ में कुछ चीजें चेंज होने की बात आ गई ना, इनको लगता है कि चीजें बहुत बदल जाएगी, दे आर नॉट एबल टू अडेप्ट द चेंज। इनको बहुत तकलीफ होती है चेंज होने से। इनको जैसे चीजें चल रही है वैसे ही चलना पसंद होती है। तो ऐसे टाइप की कुछ पर्सनालिटी होती है हमारी। और जब भी ये पर्सन इस पर्सन से अटैच्ड होता है, तो इस पर्सन को लगता है कि अगर इस पर्सन मेरे लाइफ से चला गया तो मैं अपने लाइफ में ये लव कैसे फील करूंगा। क्योंकि ये पर्सन इमोशनल इतना है, तो अटैच होता है कि अगर ये पर्सन जाएगा तो सिर्फ पर्सन नहीं जाएगा, उसके साथ की सारी मेमोरीज चली जाएगी। एंड सेकेंड, मेरा जो एक लाइफ का सिक्योरनेस है, जो मेरी एक सर्टिनिटी मेरे लाइफ में आ रही है, वही मेरे लाइफ से चली जाएगी।
और ये इतने इमोशनल, इतने सेंसिटिव होते हैं कुछ पर्टिकुलर, कि इन्हें लगता है कि अगर ये चले गए तो मेरे लाइफ में कोई लोग मुझे मिल भी नहीं पाएंगे, मुझे कोई नया पर्सन भी नहीं मिल पाएगा। तो इस टाइप का अगर जब हम सोचते हैं, अगर आप देखो तो दिस इज द काइंड ऑफ थिंकिंग इस पर्सनालिटी की कंडीशन हो जाती है। सो ये पर्सन उनके साथ कैसा भी बिहेव करेंगे ना, क्योंकि ये अपने अंदर इतना इनसिक्योर फील करते हैं, इतना सेंसिटिव फील करते हैं, इतना फील करते हैं कि मुझे कोई दूसरा मिलेगा ही नहीं, तो दे आर नॉट एबल टू लीव। ये थॉट को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि मुझे कोई छोड़ सकता है। अगर वो छोड़ दिया तो छोड़ने से दिक्कत नहीं है, छोड़ने से दिक्कत ये है कि अगर मैं फिर अपने लाइफ को कैसे सस्टेन करूंगा, मेरे लाइफ में तो सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। और वो बार बार यही कोशिश करेंगे कि एक होप रखते हैं कि शायद सब कुछ ठीक हो जाए, और ये बार बार उनकी मेमोरीज को याद करेंगे, बार बार उनके वो बिहेवियर्स को याद करेंगे, और यही उम्मीद रखेंगे कि शायद मेरी गलती थी, क्योंकि मेरे अंदर कमियां थी, वो पर्सन परफेक्ट था। और ये पर्सन इसको बार बार बोलेगा अभी कि तुम्हारे वजह से ही सब कुछ हो रहा है, ये इस चीज को एक्सेप्ट भी कर लेंगे कि हाँ मेरी गलती थी, तुम परफेक्ट थे। क्यों? क्योंकि ये पर्सनालिटी ट्रेट ही इतना इमोशनल वाला है। लेकिन इसका रूट कॉज क्या है? ये पर्सनालिटी कंडीशन हम छोड़ना तो चाहते हैं, अगर आप इस पर्सन को बोलो छोड़ दो तो ये छोड़ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये इनसिक्योर, इनकी कंडीशन बनी कैसे, इसके रूट कॉज को हमारे समझना बहुत जरूरी है। अब इसका रूट कॉज क्या है कि मान लो ये एक चाइल्ड है, ये अभी जो भी इनकी एज होगी, लेकिन हमारे सारे जो इमोशंस बनते हैं ना, ये चाइल्डहुड मेमोरी से बनते हैं। ट्रू और नॉट? क्योंकि जो भी एज थी, मान लो 0 से लेकर यहाँ पे आज जो भी इनकी आपकी एज है, जो भी XYZ की एज है, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, जो भी एज हो सकती है आपकी, लेकिन ये इस पर्सन का जो चाइल्डहुड मेमोरी था ना, वहां से इसकी कुछ ना कुछ कंडीशनिंग होती है हमारे लव को लेके। इसको समझाता हूं मैं। हमारी कंडीशनिंग 90% जो हमारी कंडीशनिंग होती है ना, वो सबसे पहला जो हमें लव का एक्सपीरियंस मिलता है, वो मिलता है हमारे मदर और फादर से। ट्रू और नॉट? मदर और फादर ही वो फर्स्ट पर्सन होते हैं हमारे लाइफ में, हमारे पेरेंट ही फर्स्ट पर्सन होते हैं, जो बच्चे के लिए एक एक्सपीरियंस आता है कि मेरे लिए लव क्या है। और जैसा ही ये एक्सपीरियंस, जितना ही जैसा चाइल्डहुड उसका मदर और फादर के साथ होगा, उसकी कंडीशनिंग हो रही होती है कि मेरे लिए प्यार ये है। ये सबकॉन्शियसली हो रहा होता है। किसी के लव की डेफिनेशन बन जाती है कि बचपन में मान लो माँ अवेलेबल नहीं थी, फादर अवेलेबल नहीं थे। हो सकता है अवेलेबल हो भी सकते हैं, कभी मदर उनके लाइफ में नहीं है, कभी फादर उनके लाइफ में नहीं है। हो सकता है वेरियस रीजंस कि मदर की बचपन में डेथ हो गई, या हमारा डिवोर्स हो गया था, या फादर के साथ ऐसा हुआ था, या रहने के बाद माँ बाप छोड़ के चले गए थे। वॉट एवर द रीजन, रीजन डजेंट मैटर, बट जो हमारी कंडीशनिंग हुई एज अ चाइल्ड, वो समझना ज़रूरी है। अब मान लो कि किसी के माँ बाप थे ही नहीं, ठीक है, तो उनके लिए लव की डेफिनेशन ये हो जाती है कि जब उनके माँ बाप उनके लाइफ में थे ही नहीं, तो उनके लिए लाइफ बहुत अनसर्टन हो जाती है। कभी किसी से प्यार मिलता है, कभी नहीं मिलता है, तो उनके लिए लव जो है ना, वो कभी फिक्स नहीं रहता कि यहाँ से मिलेगा ही। उनके लिए बहुत अनसर्टन हो जाता है। तो उनके लिए होता है कि लव की डेफिनेशन ऐसी बन जाती है कि प्यार का मतलब ही होता है कि जब अनसर्टेनिटी हो लाइफ में, मतलब निश्चित कुछ नहीं है, अनसर्टेनिटी है, कभी मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है, कभी कोई दे रहा है, कभी नहीं दे रहा है। तो उस बच्चे की जो प्रोग्रामिंग हो जाती है, वो ऐसी हो जाती है कि लव इज ऑल अबाउट, उनकी डेफिनेशन बनती है कि लव इज लाइक अनसर्टन है लाइफ में, कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। ऐसे ही हमारी डेफिनेशंस बनती रहती है। किसी के लिए होता है कि माँ को देख के बहुत ज्यादा डर लगता है, फादर को देख के बहुत ज्यादा डर लगता है, तो उस बच्चे को लगता है कि लव इज इक्वल टू एंशियसनेस, एंजाइटी, एंशियसनेस। आपको दिख रहा होगा ये। तो उस बच्चे को लगता है कि माँ आ गई, पापा आ गए, तो ये लव मतलब क्या, प्यार मुझे मिलता है, लेकिन मैं वो लव को एंजाइटी के साथ उसको समझ में आ रही है, मुझे उस चीज को मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। अब ये जो भी डेफिनेशन है, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली बन रही होती है, हम जानबूझ कर नहीं कर रहे होते। जो भी भले उनका बिहेवियर सही है गलत हो, लेकिन वो चाइल्ड कैसे परसीव कर रहा है, हम बचपन में उस चीज को कैसे परसीव करते हैं, उस हिसाब से हमारी डेफिनेशन बनती रहती है हमारे माइंड में। तो हमारी ये बचपन से डेफिनेशन बन जाती है लव की, कि अब मान लेते हैं एक इक्वेशन बना लेते हैं। मान लो किसी के लिए बन गया कि मम्मी पापा से मुझे डर लगता है, मुझे एनजाइटी आती है, प्लस मेरे लाइफ में कभी प्यार रहता ही नहीं है। मतलब वो अनसर्टेनिटी, कभी मदर फादर थे ही नहीं मान लो, या कुछ था तो अनसर्टन फील हो रहा था उनको, और नहीं थे तो मुझे डर लगता था कि मुझे प्यार मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इस पर्सन के साथ जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उनकी डेफिनेशन ये थी कि एनजाइटी प्लस अनसर्टिनिटी उनके लिए एक लव की डेफिनेशन बन गई थी, कि मैं प्यार कर रहा हूँ तो मुझे वहाँ पे एंशियस फील करना ही है,
और मुझे ये निश्चित नहीं रहेगा कि वो मुझे प्यार करेगा या नहीं करेगा, ये कैसे करेगा, ये सारी डेफिनेशंस आएंगी कि वो हमेशा वो अनसर्टन फील करेंगे। और यही चीज को अगर आप देखो तो ये पर्सन उस चीज को छोड़ क्यों नहीं पाता, क्योंकि वो कंडीशन होता है इस चीजों से कि लव में उसको एंशियस फील करना ही है कि शायद वो आएगी या नहीं आएगी, या वो मेरे साथ प्यार फिर से रिटर्न वो पर्सन आएगा या नहीं आएगा। और अनकंडीशन अनसर्टन ये होता है कि उनको पता है कि एक्सेप्ट कर लूंगा तो मेरे लाइफ में सर्टेनिटी आ जाएगी कि वो पर्सन मेरे लाइफ में नहीं है, लेकिन वो फील नहीं करना चाहते क्योंकि उनकी एक इमोशनल हैबिट है कि मुझे लव का मतलब ही होता है कि मेरे मुझे अनसर्टन फील करना है। इसलिए वो जानबूझकर उस होप में भी रहेंगे कि ये पर्सन आ गया तो क्या होगा। गेटिंग इट? सो अभी नहीं है उस ब्रेकअप को, उस लेट गो को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्हें अनसर्टन में रहना अच्छा लगता है, क्योंकि वो अनसर्टेनिटी उनको एक एंशियसनेस की फीलिंग देती है और वहां पर उनकी बचपन की जो इमोशनल नीड है वो फुलफिल हो रही है। और हमारा माइंड आपको पता है कि फैमिलियर चीज़ों को ज़्यादा वो प्रेफर करता है। वो फैमिलियर कैसा भी हो, वो भले फैमिलियर हमारा बहुत नेगेटिव है, लेकिन माइंड के लिए अगर वो फैमिलियर है तो उसी चीज़ को वो अडाप्ट करेगा और उसी चीज़ को बिहेव करेगा। अब ये पर्सन जब तक इस डेफिनेशन को चेंज नहीं करेगा, इस चीज़ को समझेगा नहीं, इस चीज़ को रिलीज नहीं करेगा, एक नई डेफिनेशन नहीं बनाएगा, तो ये 800 करोड़ लोगों में से वही पर्सन चूज करेगा जो उसे ये फील कराए। वो उसे अट्रैक्ट ही वो लोग करेंगे जो उसे अनसर्टन रखिए, इसको एंशियस फील कराए। तो उसको अट्रैक्शन जो सर्टन फील करा रहे, लव फील करा रहे या उनको बहुत काम रख रहे, उनसे उनकी अट्रैक्शन ही नहीं होगी। उन्हें पसंद ही वो लोग आ रहे हैं जहां पर वो फील कर रहे हैं अनसर्टन उनके लाइफ में, उनको बहुत ज्यादा एंजाइटी मिल रही है और एंशियस फील कर रहे हैं। इसलिए हमें कोई पर्सन पसंद नहीं आता, हमें अपने स्पेसिफिक लेंस से वो लोग पसंद आते हैं। एबल टू अंडरस्टैंड? अब इसमें करना क्या है, कैसे हम इस चीज से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि बोलने से नहीं होगा कि सिर्फ इसे छोड़ दो और जो, क्योंकि उनकी पूरी दुनिया इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट होती है। अगर आप भी ऐसा कुछ फील कर रहे हैं लाइफ में कि जहां पर आप बहुत ज्यादा अनसर्टन फील कर रहे हैं, किसी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है और छोड़ नहीं पा रहे, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड यू। बिकॉज आप बहुत इमोशनल है, बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, आपका सेल्फ वर्थ बहुत ज्यादा लो है, और आप यही सोचते हैं कि सामने वाला पर्सन अच्छा है, मैं नहीं हूं, अगर ये चले गया तो मुझे कैसे कोई मिलेगा। ये आपकी सारी चीज थॉट्स हैं। अब इस पैटर्न को ब्रेक कैसे करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब इसे हील करने के लिए ना मैं आपको 3 स्टेप दे रहा हूं जो आपको समझनी और फॉलो करनी है। मैं इसको रब कर देता हूं। तो स्टेप 1 में हमें ये करना है कि हमें एक पेन एंड पेपर लेना है और वहां पर अरुण में आपको एक सवाल पूछना है, और वो सवाल है कि जो मैं पर्सन को होप कर रहा हूं वापस लाने की, अगर वो वापस आ जाए, मेरा रिश्ता फिर से ठीक हो जाए और मैं वो पर्सन मेरे पास वापस आ जाए, तो व्हाट आई एम गोइंग टू फील इन माई लाइफ। तो यू हैव टू टेक एन पेपर एंड यू हैव टू राइट इट डाउन कि अगर वो पर्सन मेरे लाइफ में आ जाएगा, ये रिलेशनशिप है, मैं क्या फील करूंगा या करूंगी। So you have to write it down. I will feel very loved. I will feel very happy. I will feel connected. I will feel secured in my life. I will feel complete in my life कि वो मेरे लाइफ में आ गया है। Yes or no? ये आ गई है। You have to feel this. You are going to feel it, right? तो अपने इमोशंस आप भी स्पेसिफिक होंगे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बट यू हैव टू राइट इट। एंड इसी में आपको सेकंड क्वेश्चन पूछना है खुद को स्टेप 1 में ही कि अगर ये पर्सन मेरे लाइफ में नहीं आता है तो व्हाट इमोशन आई एम गोइंग टू फील। And you will say, I will feel sad, I will feel unloved, I will feel empty in my life, I will feel alone in my life. और वो बहुत सारे इमोशंस आएंगे आपको। यू कैन फील फ्रस्ट्रेटेड, यू कैन फील वेरी सैड, यू विल फील अनसर्टन इन योर लाइफ, वॉट एवर इमोशंस, यू हैव टू थिंक ऑन दैट पार्ट, क्योंकि आपके पर्सनल इमोशंस है। एंड जो भी इमोशंस आपके आएंगे कि आने से क्या हो जाएगा और नहीं आने से क्या होगा, यू हैव टू फोकस ऑन द स्टेप 2 नाउ। देन स्टेप 2 पे हमें ये फोकस करना है कि ये जो इमोशंस में नेगेटिव फील कर रहा हूं ना या कर रही हूँ, सैड वाला, अनलव्ड वाला, इमोशन वाला, या जो भी आपके सेकंड क्वेश्चन का जो भी आंसर आया है कि अगर वो पर्सन नहीं आएगा तो मैं क्या फील करूंगा या करूंगी, तो ये स्टेप 2 में आपको क्या करना है कि अपने आप से सवाल पूछना है कि ये जो इमोशन में फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो नेगेटिव में फील कर रही हूँ नहीं आने से, क्या ये सच में मैं पहली बार अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ये कर रही हूँ, ये पास्ट में भी जब ये पर्सन नहीं था मेरे लाइफ में तब भी ये इमोशन मैंने बहुत फील किया है अपने रिलेशनशिप्स में या अपने लाइफ में। क्योंकि ये अकेला पर्सन नहीं है जो आपको अनलव फील करा रहा है, आपको सैड फील करा रहा है, आपको एम्प्टी फील करा रहा है, आपको अलोन फील करा रहा है।
इसके पहले भी आपने क्या नहीं फील किया है? यू हैव टू आस्क योर क्वेश्चन इन द पास्ट एंड यू विल गेट टू आंसर, हाँ ये पर्सन जब नहीं था, लेकिन लव के रिलेशनशिप में या मैं किसी से भी कनेक्ट कर रहा था या कर रही थी, तो मैंने हमेशा ये इमोशन फील किए हैं और ऑलमोस्ट ये मेरी लाइफ के ही इमोशंस हैं। ये आप ऐसा फील करोगे बिकॉज ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स आपको याद आएंगे अगर आप पेन एंड पेपर के साथ बैठो कि यस ये मेरा एक पास्ट के साथ ही मेरा कनेक्शन है, ये पहली बार मैं ऐसा फील नहीं कर रही। कि इवन गेट अ क्लैरिटी कि जो आप ये इमोशनली पर्सन से फील करना चाह रहे हैं ना, जिसके रहने और नहीं रहने से अगर आपको एक फर्क पड़ रहा है, सो दिस इज नॉट ट्रू। ये मेरे एक इमोशनल पैटर्न, एक मेरा इमोशनल हैबिट है इस चीज को फील करने का। और मैं इस पर्सन से नहीं, इसके प्रीवियस रिलेशनशिप में भी, इसके पहले भी मैं हमेशा बचपन से इमोशन को फील करते हुए आया हूँ या आई हूँ। यू विल गेट टू नो इन दिस। एंड जितना ये मुझे पता चलेगा कि इस इमोशन का इस पर्सन से कोई लेना देना नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ अपने आप को कि इससे लेना देना है, लेकिन रियलिटी में ये आपके ही एक्सपीरियंस प्रूफ है कि पास्ट में जाओ और देखो कि आपने कभी ऐसा फील नहीं किया क्या। और आप बैठोगे तो सोचोगे हाँ यार, मैंने हमेशा यही इमोशन फील किए जो मैंने लिखे हैं सेकंड नंबर पे, वो आपके पर्सनल हो सकते हैं। एंड व्हेन यू रियलाइज दिस कि इस पर्सन से कुछ लेना देना नहीं है, ये इमोशंस मेरी एक पैटर्न है, मेरे एक सोचने का तरीका है जो मैंने पास्ट में किया है फील, तब आपको आना है स्टेप 3 के ऊपर कि कैसे जो इमोशन मैं ये बहुत डिपेंडेंट हूँ फील करने के लिए किसी से, कैसे मैं उसको इंडिपेंडेंट लेवल पे फील कर सकता हूँ, इंडिपेंडेंट लेवल पे फील कर सकता हूँ। कि मैं कैसे खुश रह सकता हूँ उस बिना उस पर्सन के अपने लाइफ में, जहाँ पर ये मेरा नेचर बन जाए, जहाँ पर मैं इस पर्सन रहे ना रहे मैं सर्टन फील करूँ अपने लाइफ में, जहाँ पर मैं कनेक्टेड फील करूँ अपने आप से, जहाँ मैं लव फील करूँ अपने आप से। तो वी हैव टू डेवलप दिस प्रैक्टिसेस विद इन अस। एंड जब ये आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, जितना ये प्रैक्टिस आपकी स्ट्रांग होते जाएगी, उतना ही आपका जो अटैचमेंट है ना इस पर्सन से उतना ही कम होता जाएगा। आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी तो अटैचमेंट कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप अपने आप को सेल्फ फुलफिल कर रहे हैं। जितना ही हम सेल्फ फुलफिल करेंगे, वो इमोशंस हम कंप्लीट फील करेंगे, उतना ही हमारी डिपेंडेंसी कम होना शुरू हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। अब आपको पूरी क्लैरिटी है कि कैसे मुझे स्टेप 1, स्टेप 2 या स्टेप 3 फॉलो करना है, एंड यू हैव द गाइडेंस। बट आई नो दैट ये आप खुद से भी कर सकते हैं बिकॉज यू हैव टू फॉलो द 3 स्टेप्स। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये खुद से फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट होता है एंड दे नीड अ प्रोफेशनल हेल्प। सो दे कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन 1-on-1 बिकॉज ये हमारे पैटर्न्स इतने डीप होते हैं कि जब हम प्रैक्टिस भी करते हैं तो हम बार बार रिवर्स में जा रहे होते हैं उस ओल्ड पैटर्न पे। तो हमारे गाइडेंस के थ्रू हमें स्लो बाय स्लो हम इस चीज़ को आगे बढ़ते हैं और उस चीज़ को रिलीज कर कर हम उस लाइफ में खुद इंडिपेंडेंट लव को फील करना शुरू करते हैं। लेकिन आप खुद से कर सकते हैं तो यू हैव द एग्जैक्ट स्टेप्स व्हाट वी हैव टू फॉलो एंड वी हैव टू इम्प्लीमेंट दैट कि जो मैं इस पर्सन से इमोशन फील करने जा रहा हूँ मुझे खुद को ही डेवलप करना है। अगर ये प्रोसेस में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पर हमने होपोनोपोनो प्रैक्टिस की है। जब भी ज़्यादा नेगेटिव हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, एटलीस्ट चैंट योरसेल्फ 3-4 बार दिन में करें, दैट विल हेल्प यू मोर एट दैट मोमेंट। लेकिन रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब व्हेन यू वर्क ऑन दिस स्टेप्स एंड यू विल रिलीज द रूट कॉज, क्योंकि रूट कॉज ही ये सारे सिम्टम्स को ला रहा है।